जय हिंद। कल की क्लास में हमने समझा था कि कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या फ़र्क पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या फ़र्क पड़ता है। और ये भी समझा था कि डाइल्यूशन के कारण क्या होता है कि कंडक्टेंस बढ़ती क्यों है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पीछे का बता देता हूँ कि डाइल्यूशन से कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है। क्या करते हैं आप लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब ज़्यादा पानी डाला जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक एक क्या बन जाता है, डाइल्यूशन बन जाता है। यानी कि अगर आपने जैसे NaCl आपने 10% डाला और बाकी आपका वाटर है, तो इसका कहने का मतलब है कि 90% पानी होने के कारण इसमें डाइल्यूशन है, बिल्कुल पतला है। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, ऐसे कुछ कि पानी की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूशन से कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है। देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि ज़्यादा पानी डाला जाएगा। डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, पानी ज़्यादा डाला जाएगा। तो देखो, अब इसको हम लिख देते हैं, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में होता क्या है कि देखो, इसमें जो होगा पानी ज़्यादा होगा। ये दोबारा बनाएं क्योंकि अगला टॉपिक जो समझना है वो इसी बेस पर समझना है, तो इसलिए। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा कि पानी सबसे ज़्यादा है और पानी के कणों के बीच में स्पेस बिल्कुल कम। जो पानी के कण होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक कण यहाँ पर, दूसरा कण यहाँ पर, तीसरा कण यहाँ पर, यानी कि आसपास कोई भी कण आपस में ऐसे गुजर सकता है। ठीक है, तो ऊपर से आपने नमक डाल दिया तो नमक के कण यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ यहाँ, हर जगह नमक के कण हैं। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह है। ठीक है, तो होगा क्या कि इस इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर ये जो NaCl के कण है ना, ये जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ठीक है, क्या दोगे, करंट दोगे, तो ये जो मूव है, ये वाले जो आयंस है NaCl है, ये आयंस में टूटेगा Na+ ऑफ Cl नेगेटिव। अब होगा क्या, ये कण जो है Cl नेगेटिव के भी है, Na पॉजिटिव के भी है, ये क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और जब ये मूव करने लगेंगे तो ये पॉजिटिव जो है वो एनोड पर जाएगा, सॉरी पॉजिटिव जो है वो कैथोड पर जाएगा, और Cl नेगेटिव जो है वो एनोड पर जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। ऐसा ही होगा। ठीक है, तो क्या मतलब, कहने का क्या है कि ये मूवमेंट करने लगेंगे, ये कण मूवमेंट करने लगेंगे। और जितनी ज़्यादा मूवमेंट होती है, ये जो आयंस है ये मूवमेंट करेंगे, क्या करने लगेंगे, स्पेस बहुत ज़्यादा। अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, और अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए डाइल्यूट बढ़ाने से इसके अंदर कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। जैसे अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा आप क्या डालते हो, ज़्यादा आप डालते हो, ये मान के चलो आपने डाल दिया ये 50, ये डाल दिया 50, ये डाल दिया बराबर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ऐसे कण रहेंगे दोनों के, यानी कि कोई NaCl वगैरह आपने डाल दिया तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक दूसरे के आसपास कण रहेंगे, यानी कि स्पेस बहुत कम होगा। क्या होगा, स्पेस बहुत कम होगा। स्पेस अगर बहुत कम है तो यहाँ पर मूवमेंट भी बहुत कम होगी, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, एक दूसरे से टकराएंगे टकराएंगे तो इसलिए ये मूवमेंट कम करेंगे। यानी कि ये अपनी जगह पे बस इतनी की जगह में घूम सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी मर्जी है, जहाँ तक घूमना है घूम लो, क्योंकि स्पेस खाली है। ठीक है, और अगर मूवमेंट कम तो यहाँ पर कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस भी घट जाएगी। ठीक है, बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो, डाइल्यूशन से समझ आ गया, टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ेगा, किससे, टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर से देखो, ये मैंने कल की क्लास में नहीं बताया। ठीक है, टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो टेम्परेचर से ये फ़र्क पड़ता है कि
अगर आप किसी भी चीज़ को जिसके अंदर आपने सोल्ट आयन वगैरह डाले हुए हैं, ठीक है, तो क्या होता है, टेम्परेचर देने से जो आयन की मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ये पानी है, इसके अंदर NaCl है, Na पॉजिटिव प्लस Cl इसके अंदर आपने डाला हुआ है। ठीक है, आपने इसको टेम्परेचर दिया। अब टेम्परेचर देने से क्या होगा कि ये आयंस जो हैं ये वाले, ये ज़्यादा आयोनाइज्ड होंगे। आयंस क्या होंगे, आयंस ज़्यादा आयोनाइज होंगे। किसके कारण, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। टेम्परेचर बढ़ाने के कारण आयंस क्या होंगे, ज़्यादा आयोनाइज होंगे। तो ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, मूवमेंट ज़्यादा होगी और कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। यही इसके अंदर भी काम करेगा। ठीक है, तो अगर ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यहाँ पर कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। यही होगा, कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही काम होगा कि मोमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो यहाँ से अगर आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रही है तो आयोनाइजेशन से भी कंडक्टेंस बढ़ेगी। अगर जितनी आयोनाइजेशन कम होगी उतनी ही कम कंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो इसको समझो अच्छे से। ठीक है, अब दूसरी बात, सारा काम करता है आयंस पर। किसके ऊपर काम कर रहा है ये सारा, आयन के ऊपर काम कर रहा है। किसके ऊपर, आयन के ऊपर। अगर हम ये कहें कि आयन का साइज बड़ा है तो उसमें कंडक्टेंस कैसी होगी, और अगर हम बात करें कि आयन का जो साइज है वो बहुत कम है तो कंडक्टेंस क्या होगी। देखो, इफेक्ट पड़ता है आयन के साइज से भी, किसके, आयंस के साइज से भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, मिटा दे। आयन के साइज से भी क्या पड़ती है, इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस पर। देखो, आयन साइज इफेक्ट, आयन की साइज से इफेक्ट क्या पड़ेगा कि अगर आयंस बड़े हैं, मान के चलो ये आयंस बड़े हैं, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, अगर आयंस बड़े होंगे तो जगह ज़्यादा घेरेंगे, जगह ज़्यादा घेरेंगे। और अगर जगह ज़्यादा घेर रहे हैं तो आप सोचो इस कंटेनर के अंदर कितना बड़ा कंटेनर हो सकता है भाई। अगर जितना बड़ा कंटेनर उसके हिसाब से आयंस डालोगे तब भी उसके अंदर उतनी स्पेस घेरनी है। ठीक है, अब इन्होंने स्पेस ज़्यादा घेर ली, ठीक है, तो अब होगा क्या कि इनके बीच में वही केस बन जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा। क्या केस बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा, यानी कि स्पेस बहुत कम है। स्पेस बहुत कम होगा तो क्या होगी, कंडक्टेंस कम होगी। बड़े साइज के आयंस में, आयंस बड़े, अगर आयंस बड़े हैं तो यहाँ पर कंडक्टेंस कम होगी क्योंकि मूवमेंट कम होगी। अब ये यहाँ से कैसे जा सकता है, और बड़ी चीज़ को मूव करने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी चीज़ को मूव करने में थोड़ा टाइम लगता है तो वैसे ही ये मूव करने में थोड़ा टाइम लेगी और इनके बीच में स्पेस भी बहुत कम होगा, इसीलिए मूवमेंट कम। और अगर मूवमेंट कम है तो कंडक्टेंस भी कम होगी, क्योंकि मूवमेंट बहुत कम हो रही है तो कंडक्टेंस भी बहुत कम होगी। ये इसके अंदर होगा ही होगा, क्योंकि मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टेंस, आयंस के ऊपर, आयंस के साइज पर भी डिपेंड करेगी। और जितने ज़्यादा छोटे होंगे आयंस उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि मूवमेंट उतनी हो सकती है। जैसे अगर मैं मान लूँ कि आयंस का साइज़ ये है, ठीक है, आयंस का साइज़ ये है, तो अब मूवमेंट आसानी से हो सकती है, क्योंकि हल्की छोटी चीज़ को हिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो हिल जाएगी, एक एक ऐसे करोगे हिल जाएगी, ये करोगे हिल जाएगी, उसको थोड़ा सा धक्का दोगे हिल जाएगा, क्योंकि आप उससे बड़े हो वो छोटे हैं। आपने करंट दे दिया, बाहर से करंट दे दिया तो ये मूव करने में आसानी होगी इनको, क्योंकि ये जो है छोटे आयंस हैं तो इनकी मूवमेंट क्या होगी, आसान होगी। तो आयंस अगर छोटे होंगे तो मूवमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर मूवमेंट ज़्यादा है तो कंडक्टेंस भी अपने आप बढ़ जाएगी।
बस यही लॉजिक होता है। और लॉजिक समझ गए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इसमें। तो ये होता है कंडक्टेंस। ठीक है, अब मेटल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स में फ़र्क क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या है। मेटल्स जो होती हैं उसके अंदर फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें क्या होता है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिससे क्या होती है, कंडक्टेंस पैदा होती है। और इलेक्ट्रोलाइट में आयंस मूवमेंट करते हैं। आयंस क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। इसके अंदर डिकम्पोजिशन होती ही नहीं, क्योंकि मेटल्स है, सॉलिड है, इसके अंदर डिकम्पोजिशन क्या होगी, इसके अंदर डिकम्पोजिशन नहीं होगी। तो नॉट डिकम्पोजिशन, कोई कंपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, और इसके अंदर डिकम्पोजिशन होगी। डिकम्पोजिशन, इसके अंदर डिकम्पोजिशन होगी। और अब दूसरी बात मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा। अब मैंने टेम्परेचर वाली बात बताई आपको। टेम्परेचर वाली बात मेटल्स पर अलग इफेक्ट डालती है और इलेक्ट्रोलाइट्स पर अलग। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। कंडक्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका क्या होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आयनाइज हुए, टेम्परेचर के कारण आयंस आयोनाइज हुए, और आयंस आयोनाइजेशन होती है तो यहाँ पर कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि आयंस ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ये तो आयंस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ना ऐसा, यहाँ पर आयनाइजेशन नहीं होगी, यहाँ पर मेटल पिघलेगी, यहाँ पर पिघलना शुरू होगा। टेम्परेचर जितना बढ़ाते रहोगे उतना क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो सिंपल ये लॉजिक होता है मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, यही फ़र्क होता है दोनों में। ठीक है, तीन चार पॉइंट लिखा ना, बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ एग्जांपल्स भी लिख देना, एक पॉइंट और बन गया आपका। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। चलो मिटा दे। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमें समझना है कि जब भी किसी कंडक्टर से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हो तो होता क्या है कि कंडक्टर के अंदर कोई करंट थोड़ा सा बनता है। जैसे आपने किसी कंडक्टर से आपने इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, ठीक है, गुजार दी। अब रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या करता है कि जितना करंट आपने गुजारा किसी कंडक्टर से, तो रेजिस्टेंस अगर आपने उसमें लगा दिया, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस मान के चलो लकड़ी है,
लकड़ी की जो रेजिस्टेंसी होती है वो बहुत कम होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं होता, तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है कि उसके अंदर से आसानी से करंट पास हो जाएगा, जितना करंट आपने पास किया उतना ज़्यादा करंट पास हो जाएगा, जितना किया उतना हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लकड़ी के अंदर से करंट पास किया तो करंट होगा ही नहीं पास, हाँ, जब तक उसका प्रतिरोध जीरो है। प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना कम करंट पास होगा। चाहे आपने मान के चलो आपने मान के चलो आपने दिया 3 एम्पेयर दिया और लकड़ी आपने लगा दी, लकड़ी से जीरो पे आगे करंट नहीं जाएगा, 3 एम्पेयर से आगे कुछ नहीं होगा, उसमें ज़ीरो करंट जाएगा, गुजरेगा। लेकिन आपने सिल्वर दिया, सिल्वर लगाई, सिल्वर के अंदर से क्या होगा, सारा करंट एक लगत पास हो जाएगा। 3 एम्पेयर यहाँ से दिया तो 3 एम्पेयर यहाँ से आएगा, ये काम होता है, समझे। इससे प्रतिरोध क्या करता है, देखो हुआ क्या कि देखो 3 एम्पेयर करंट दिया आपने, लोहे से गुजारा, हालांकि लोहे से प्रतिरोध निकल जाता, लोहे का भी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोग देखो तो अगर आपने लोहे से 3 एम्पेयर दिया तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, ये मान के चलो यहाँ पर पहुँचा 2.5 एम्पेयर, ये 0.5 एम्पेयर कहाँ गया, ये प्रतिरोध खा गया। ये क्या खा गया, प्रतिरोध खा गया, किसका, लोहे का। आयरन का प्रतिरोध ये 0.5 एम्पेयर करंट आपका खा गया, उसने रोक दिया। कितना आपको मिला, सिर्फ 2.5 मिला। अब ये प्रतिरोध जो होता है ये घटने के बढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। कैसे, या तो आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ बड़ी कर दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, करंट जितना आपने दिया उससे थोड़ा बहुत खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर लेंथ ज़्यादा बढ़ा दी जाए, मान के चलो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक तार फैली हुई है, इधर से 3 एम्पेयर, तो करंट पहुंचेगा ही नहीं, ऐसा होगा, ठीक है। तो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। अगर आप एरिया ज़्यादा दे देते हो कंडक्टर को तो वहाँ भी करंट कम फ्लो होगा, यानी कि जितना दिया उससे कम आपको, जो भी कंडक्टर से गुजरा है, गुजरने के बाद आपको उतना करंट नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। जैसे यहाँ पर हुआ 3 एम्पेयर दिया था, 2.5 एम्पेयर मिला, ऐसा होगा। अब रजिस्टिविटी ये होती है जो क्या करती है, जितना कंडक्टर से आपने करंट गुजारा तो उसमें से थोड़े से करंट को रोक देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ आया, जो करंट को रोकने का काम करती है। करंट को रोक लेती है। एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसी रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, जो आपके करंट को रोक लेती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात अगर बात करें, अब रेजिस्टेंस के अंदर अगर आप बात करें, पतली साइज़ की तार की बात करें, ठीक है, पतली वायर की बात करें, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। उसमें ज़्यादा करंट खर्च होगा आपका, जितना दिया उससे बहुत कम करंट आपको मिलेगा, आधा करंट बर्बाद हो जाएगा पतली वायर में। लेकिन अगर आप बात करो मोटी वायर की, तो मोटी वायर में क्या होगा, कम रेजिस्टेंस चाहिए होगा उसको, क्योंकि रोकने के लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको करंट उसमें से कम गुजारना है, जैसे मान के चलो एग्जांपल से दूँ तो मैं, अगर आपको पतली वायर की बात करी जाए, पतली वायर, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या, ये मान के चलो कोई पतली वायर है, ठीक है, इसमें से आपने इधर से 40 वोल्ट दी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको इधर पर 20 वोल्ट, मान के चलो यहाँ पर आपको 35 वोल्ट चाहिए, ठीक है, आपको वहाँ पर 40 की 40 नहीं चाहिए,
क्या 40 की 40 इधर वोल्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, गैजेट कोई भी बना रहे हैं, तो आपको उतनी वोल्टेज वो झेल नहीं सकता, तो आपको बाहर से इतनी दी है तो अंदर सप्लाई कम होगी, ये आपको करना है। तो आप क्या करोगे, उसके अंदर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दोगे जितना करंट आप कम करना चाहते हो। मान के चलो आप 5 वोल्ट कम करना चाहते हो, तो 5 वोल्ट कम करने के लिए आपको रेजिस्टेंस ही बहुत कम लगानी पड़ेगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी रेजिस्टेंसी? क्योंकि ये जो पतली वायर है इसमें से करंट एकदम फ्लो हो रहा है। यहाँ से अगर आप इसके अंदर कोई रेजिस्टेंसी नहीं लगाओगे तो यहाँ पर भी 40 वोल्ट ही पहुँचेगी, वो भी एक लगत पहुँचेगी। यहाँ से दिया डायरेक्ट यहाँ से दिया डायरेक्ट यहाँ। हाँ, हालांकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लोएशन होगा, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉनों का फ्लोएशन होगा, लेकिन स्पीड में होगा एक लगत वहाँ पर, क्योंकि पतली वायर है, पतली वायर से करंट पास होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है ना? तो इसके अंदर आपको रेजिस्टेंस ही ज़्यादा चाहिए होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर वही बात हम मोटी वायर की करें, मोटी वायर में से क्या होगा, करंट पास होने में टाइम लगेगा। आपने यहाँ से 40 वोल्ट दी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास पहुँचा 39.5 या फिर 38.5 वोल्ट, या 38 वोल्ट लगा लो, ठीक है, इतना करंट पहुंचेगा और आपको इससे भी कम चाहिए। तो इससे कम के लिए पहले 2 वोल्ट तो यही खा गया, 2 वोल्ट तो यही खा गया। अब बचा कितना, जितना बचा आपको बहुत कम रेजिस्टेंस की ज़रूरत है 35 बनाने के लिए, उस तरफ बहुत कम रेजिस्टेंस की, लेकिन यहाँ पर आपको जितना कम करना है उतने रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली 38 हो गया। 38 होने के बाद अगर आपको 35 करना है तो आपको तीन तीन वोल्ट का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए आपको रेजिस्टेंस, जितना कम करना है उतने का। यहाँ पर आपको बस 3 और कम करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर 3 एम्पेयर 3 वोल्ट सॉरी, और यहाँ पर पूरा 5 वोल्ट, जितना आपको कम करना है उतना उसके हिसाब से। तो ये होता है मोटी वायर में और पतली वायर में करंट का रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, इसमें रेजिस्टेंस, हाँ, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें कम, इसमें ज़्यादा, ठीक है। पतली वायर में ज़्यादा और इसमें कम रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि रोकना है करंट तो बहुत जब जितना आपको रोकना होता है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस लगाओ। इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है इतना खास, अगर वहाँ पर 38 बहुत है तो आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है रेजिस्टेंस, समझ आया? ठीक है। अब काम क्या है कि ये रेजिस्टेंस तो समझ आ गया। ये रेजिस्टेंस एक लॉ पर काम करता है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ये फिजिक्स में भी मिलेगा आपको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ओम्स लॉ। किसके ऊपर काम करता है? ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर को, ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को दोनों कंडक्टर के दोनों सिरों पर अगर आपने वोल्टेज लगाया है, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर के दोनों सिरों पर आपने वोल्टेज लगा दी, इधर से भी वोल्टेज दे रहे हो उधर से भी वोल्टेज दे रहे हो दोनों सिरों से, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर करंट तो फ्लो होगा, रेजिस्टेंस एक रिलेशन में फ्लो होगा। अब देखो यहाँ पर कोई रिलेशन में फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट जा रहा है करंट, आपके पास रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कट रहा है, और रेजिस्टेंस का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं हो रहा। लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो, उसमें से क्या होगा कि अगर आपने दोनों सिरों से करंट दिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल से दूं, ये कोई वायर बना लेते हैं इसको, ये कोई वायर है, ठीक है, आपने इधर से भी करंट दिया और इधर से भी करंट दिया, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर को आप दोनों तरफ से करंट लगा रहे हो ना, तो वहाँ पर करंट तो फ्लो होगा, करंट तो फ्लो हो जाएगा, लेकिन रिलेशन में फ्लो होगा। रेजिस्टेंस जो है वो रिलेशन में काम करेगा। कैसा रिलेशन में काम करेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको ऊपर वाले को लिख लो, फिर मैं यहाँ से ओम्स लॉ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो,
ठीक है, इसको मिटा दो। देखो अब देखते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर दोनों सिरों से, अगर कंडक्टर के दोनों सिरों से करंट दिया जाए तो करंट तो फ्लो होगा। क्या कहता है कि करंट तो फ्लो होगा, ठीक है, लेकिन होगा क्या कि रेजिस्टेंस जो है यानी कि आर, वो रिलेशन में फ्लो होगा। किसमें? रिलेशन में। लेकिन रिलेशन कैसा रिलेशन में फ्लो होगा? वो रिलेशन में इस कदर फ्लो होगा कि आर इज इक्वल टू वी आई हो जाएगा। ये रिलेशन होगा, आर इज इक्वल टू वी आई। वी का मतलब है वोल्टेज, आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस, और वो भी ओम्स के अंदर। रेजिस्टेंस किस में होगा? ओम्स में होगा। और वोल्टेज का तो वोल्टेज में ही होगा। करंट होगा जो वो आपका एम्पेयर में होगा। करंट जो है वो एम्पेयर में होगा। यानी कि सीधा सीधा कहने का क्या मतलब है मेरा कि अगर आपने वोल्टेज ज़्यादा दी तो वहाँ पर करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा दिया तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने वोल्टेज ज़्यादा दी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। यही होगा ना। अब तो कहने का क्या मतलब है कि आर अगर ज़्यादा दिया तो वी ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि अगर वी ज़्यादा दी तो आर ज़्यादा, आर ज़्यादा दिया तो वी ज़्यादा। लेकिन अगर आपने आर रेजिस्टेंस ज़्यादा दे दिया तो आई जो होगा वो कम हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट यही रिलेशन काम करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, ओम्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। अब कंडक्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, ये भी तो करना होगा ना कि कंडक्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस देखते हैं अब। कंडक्टेंस में क्या काम होगा? देखो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टर, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या करता है? किसी करंट को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका ये कंडक्टर है ये करंट को पास होने देता है। देखो दोनों में उल्टा फर्क है कि जो कंडक्टर है वो क्या करेगा? करंट को फ्लो होने देगा, और जो रेजिस्टेंस है वो करंट को रोक लेगा। ये दोनों काम अलग अलग है, उल्टे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो होगा क्या, इससे एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा कि अगर बात की जाए तो G इज इक्वल टू, यानी कि कंडक्टर इज इक्वल टू 1/r। ये होगा, क्या होगा? 1/r होगा, 1/r होगा। क्या होगा? 1/r। G होता है क्या? G होगा, चलो G में ही होता है, हाँ। तो अगर R ज़्यादा है तो आपका जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस वो बहुत कम हो जाएगा। इसके कहने का तो मतलब ये है। और अगर आपने R घटा दिया तो कंडक्टेंस भी घट जाएगी। ये होगा कि अगर R घटाया तो कंडक्टेंस घट जाएगी, R बढ़ाया घट जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ेगी। ये काम होगा, ठीक है। ये आपका रिलेशन बन जाता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो सीमेंस होती है। क्या होती है? सीमेंस। यूनिट जो होती है वो सीमेंस होती है। सीमेंस, CIE मंस, कुछ ऐसे ही पड़ता है, और इसका साइन ये होता है S, ठीक है। अगर R आप 10 ओम्स दे रहे हो तो रजिस्टिविटी हो जो, अगर R आपने यानी कि रेजिस्टेंस 10 ओम्स का लगा दिया
तो क्या होगा कि जो कंडक्टेंस होगी वो 0.1 आ जाएगी, 1 सीमेंस आ जाएगी, ऐसे 0.1 सीमेंस। तो ऐसे काम करेगा। ठीक है, ये था कंडक्टेंस के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन। अब रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस चीज़ पर करता है वो भी मैंने आपको अभी भी बताया था कि लेंथ, एरिया और मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में कि लेंथ, एरिया, मटेरियल कैसे काम करता है, किस तरह से रजिस्टिविटी कम होती है, क्या करेंगे कि रजिस्टिविटी कम हो जाए, क्या करें कि रजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाए, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।